अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है आरसी सर्किट के बारे में। हम देखेंगे कि आरसी सर्किट से क्या मुराद ली जाती है। फिर हम देखेंगे इसमें कंसेप्ट चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो करंट की ग्रोथ कैसे होगी। इस दौरान पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पे कैसे तब्दील होगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के क्रॉस में कैसे बदल रहा होगा। तो काफी डिटेल में मैथमेटिकल स्टेप्स देखेंगे सारे के। इसी तरीके से जब कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो चुकता है उसके बाद डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिके कैसे आता है आरसी सर्किट के अंदर, करंट कैसे डिके हो रहा होता है। फिर हम देखेंगे कि फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के गिर्द कैसे बर्ताव करता है और सेम उसी तरीके से रेजिस्टर के गिर्द भी पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे। फिर जनाब जब ये सारा देख लेंगे तो फिर देखेंगे कि एनर्जी भी तो कैपेसिटर स्टोर करता है ना। तो एनर्जी किस फार्मूले के लिहाज से बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है, तो वो भी हम सारा देखेंगे। फिर पावर देखेंगे डीसी सर्किट्स के अंदर कैसे किस क्या कंसेप्ट चल रहा होता है। तो आपके पास आरसी सर्किट की खास तौर पे बात करेंगे तो आज का टॉपिक हमारे पास काफी एक इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आता है। तो चार्जिंग देखेंगे कैपेसिटर की, डिस्चार्जिंग देखेंगे, मैथमेटिकल टूल देखेंगे। मोस्टली हमने असल में तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसका लेक्चर पढ़ा हुआ है डिटेल में थोरेटिकली कि भी चार्ज कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है। तो वो सारी बातें आज मैथमेटिकली हम देखेंगे आरसी सर्किट के हवाले से। ठीक होगी बात जनाब। तो शुरू करते हैं जनाब। आपके पास टॉपिक का नाम है आरसी सर्किट। तो ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर हो और कैपेसिटर हो तो हम बोलेंगे कि भाई ये सर्किट आरसी सर्किट कहलाएगा। यानी सर्किट में कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट आर और सी। ठीक है। अब एक चीज समझनी है कि अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा होता तो फिर क्या है, रेजिस्टर तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी आपका करंट जो एक दफा स्टैब्लिश हो गया हमेशा वही रहेगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। जबकि जब हम कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगी रहती है। इसका मतलब करंट कभी बढ़ रहा होगा कभी कम हो रहा होगा। तो अब आर सी का मिलके जो बिहेवियर होगा, यानी अब सर्किट में आर भी है सी भी है, तो रेजिस्टर क्या रोल प्ले करेगा, कैपेसिटर क्या रोल प्ले करेगा, ये एक इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है। इस सारे खेल में हम बैटरी को आइडियल मान लेते हैं ताकि एक तो वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगी, दूसरी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई किरदार हम यहाँ पे नहीं स्टडी करने वाले। हम बैटरी को आइडियल मानते हुए मानते हैं कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है। तो ये चीज अब हमारे पास, अब आपको बेसिक आउटलाइन समझ आ रही है कि हम किस जानिब जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। हेडिंग होगी चार्जिंग अ कैपेसिटर। तो जब आप कैपेसिटर की चार्जिंग देखेंगे आपको एक ईएमएफ का सोर्स दिखाई दे रहा है, एक स्विच दिखाई दे रहा है जो इस वक्त ओपन है, एक रेजिस्टर दिखाई दे रहा है और एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे टाइम 0, तो सर्किट कंप्लीट होते ही बैटरी यहां से चार्जेस को चलाना शुरू कर देगी क्योंकि क्लोज सर्किट आ गया आपके पास। तो इसका मतलब चार्ज कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर तक चार्ज पहुंचना शुरू हो जाएगा जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा। अब सर्किट कंप्लीट होते ही जैसे चार्जेस पहुंचना शुरू हुए तो इसका इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बनना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर के गिर्द। यानी एक कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव होती जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होता जाएगा। तो ये इसका मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा आपके कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अब मामलात कैसे हैं, क्या होगा जनाब कि आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में कितना है, Q बाई सी। Q क्या है, वो चार्ज जो यहां तक पहुंचा, C इसकी कैपेसिटेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के गिर्द बनेगा उसे मैं VC कह देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। वो इस फार्मूले से Q बाई सी के कंसेप्ट से आ जाएगा। अब मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे चार्जेस पहुंचते जाएंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा
कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने बनाया हुआ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस हो जाएगा, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने बनाया था उतना ही कैपेसिटर ने बना लिया। अब चार्जेस यहां पे क्यों जाएं, क्योंकि दोनों एंड्स पे पोटेंशियल तो उसे क्या मिलेगा, सेम, तो इसका अंदर करंट स्टॉप कर देगा। तो अब अगर कोई आपसे पूछे चार्जिंग कब रुकेगी तो आप क्या बोलने वाले हो कि जब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया एक तरह से। ठीक है, अब हमने जो फार्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू CV, तो अगर कोई मुझसे पूछे यहाँ पे कितना चार्ज आया तो आप बोलोगे इस कंसेप्ट से सोचा जाए तो Q इज इक्वल टू CE आ जाएगा, E फॉर EMF और V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी की EMF तो मसावी हो चुकी है तो Q नॉट का नाम दे देते हैं, इसे हम इक्विलिब्रियम चार्ज भी बोलेंगे। तो Q नॉट बराबर आ जाएगा किसके, CE के। E समझ रहे हो ना, E उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है जितना बैटरी ने बनाया था, चूंकि वो मसावी हो गया है कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के तो V की जगह मैंने E लगा दिया, E फॉर EMF या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कह सकते हो आप। ठीक होगी बात, तो अब आपको ये समझ आ रही है, Q नॉट CE की भी समझ आ गई। क्लियर, आगे चलते हैं जनाब। अब हम डिटेल में देखते हैं कि भाई आपके पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आया उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना और जो करंट है इस सारे प्रोसेस में कैसे वो वेरी करता है, इसका मैथमेटिकल टूल बनाने वाले हम। ठीक है, हम फर्ज करते हैं dt टाइम था जब dq चार्ज पहुंचा। अब चार्ज आप IDT से निकाल सकते हो, ठीक है, जो कैपेसिटर सर्किट में से गुजरता हुआ गया। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं मेरे सर्किट में, क्या क्या, बैटरी है, रेजिस्टर है और कैपेसिटर है। ज़हन में रखना, बैटरी, रेजिस्टर और कैपेसिटर। अब जनाब हमने यहां से क्या देखना है, बैटरी वर्क करेगी चार्जेस पे जो EMF होगी, अब वो W बराबर आ जाएगा EQ, वो लो पोटेंशियल से चार्ज को उठाएगी हाई पोटेंशियल पे ले जाएगी। अब इसका मतलब बैटरी ने चार्ज पे वर्क करके उसे एनर्जी दे दी। अब वो एनर्जी बराबर होनी चाहिए, कहां पे, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी, जो आपके पास रेजिस्टर प्रोड्यूस करेगा हीट की सूरत में। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर के रेजिस्टर के जो थर्मल एनर्जी होती है I²R/dt आपके पास, ये कहां से, जो रेजिस्टर ने ये एनर्जी कहां से लेनी है, वो बैटरी की EMF से जो चार्जेस जाएंगे उसका कुछ प्रोपोर्शन जाया होगा एज अ थर्मल एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, और ये कितने टाइम में, dt टाइम में, याद रखना। अब इसी दौरान आपके कैपेसिटर की एनर्जी भी बढ़ रही है, तो वो एनर्जी भी कैपेसिटर ने कहां से लेनी है, वो वही होगी जो बैटरी ने दी थी चार्जेस को। तो इसका मतलब चार्जेस, बैटरी की दी हुई एनर्जी कितने मकामात तक जा रही है, रेजिस्टर तक जा रही है और कैपेसिटर तक जा रही है। तो यही मैंने किया कि भाई जो आपके पास बैटरी की EMF है उसको मैंने मसावी किया किसके, जो एनर्जी रेजिस्टर ने ली, जो एनर्जी कैपेसिटर ने ली। समझ आ गई बात, और ये बराबर होनी चाहिए, बैटरी की दी गई एनर्जी रेजिस्टर और कैपेसिटर के पास पहुंचने वाली एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। तो अब आपने इसको बैलेंस कर दिया, अब आप लिख सकते हो कि EDQ, आप जानते हैं EDQ वो वर्क है जो बैटरी ने किया, I²R/dt वो थर्मल एनर्जी जो रेजिस्टर ने प्रोड्यूस की, और D इज इक्वल टू Q²/2C, ये वो एनर्जी हमने पढ़ी, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो वो अब आपने वैल्यूज प्लेस कर दी। तो ये इक्वेशन अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि बैटरी का वर्क बराबर है किसके, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर एंड एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर के। तो अब यहाँ पे चूंकि डिफरेंशियल है तो मैं इसका डिफरेंशियल दूंगा, 2 की वैल्यू नीचे आ जाए, Q की पावर 2 है तो वो 2 नीचे उतरेगा, तो आपके पास 2Q आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो Q/C इंटू DQ आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब यहां से क्या किया मैंने कि जनाबे वाला यहाँ से dt था, अगर मैं इस dt को खत्म करना चाहूँ, या कह लो लेफ्ट साइड दोनों साइडों को dt से डिवाइड कर दिया, इसे भी dt से डिवाइड किया तो dq/dt हो जाएगा, इसे dt से डिवाइड करूंगा तो वो कट जाएगा, ये dq/dt आ जाएगा आपके पास। समझ आ गई, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, dt से। ओके,
अब आपके पास इसके बाद अगले स्टेप में क्या है कि मैं जानता हूं डी क्यू बाई डी टी तो करंट होता है, तो इधर डी क्यू बाई डी टी की जगह भी करंट आ गया, इधर भी करंट आ गया। तो अब आपको ये वाला टूल भी समझ आ गया है कि मैंने डी क्यू बाई डी टी की जगह आई प्लेस कर दिया है। अब आई इधर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन लिया जा सकता है, वो कॉमन लेके खत्म कर दो। तो बाकी इक्वेशन क्या आ गई, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी आ गया। अब अगर मैं इसमें लूप लगाऊं तो आप कहोगे ये दोनों फैक्टर दूसरे एंड पे जाओगे, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस शुड बी इक्वल टू जीरो। हमने किरचॉफ का सेकंड रूल पढ़ा हुआ है। तो अब जनाबे वाला क्या है, हम जानते हैं कि आई किसके बराबर है, आई हमने पढ़ा डी क्यू बाई डी टी के, वो वैल्यू मैंने दोबारा प्लेस कर दी आई की। अब ये नेगेटिव का था, ये भी नेगेटिव का था, दोबारा दूसरी तरफ ले जाके क्या कर दिए, पॉजिटिव के कर दिए। अब आपने क्या किया जनाब, ये क्यू बाई सी दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, आर डी क्यू बाई डी टी इधर ही रखा रहने दिया, एलसीएम लोगे तो ई सी माइनस क्यू बाई सी आ जाएगा इंटू आर डी क्यू बाई डी टी। यानी आपने क्या किया है कि इसमें आई की वैल्यू प्लेस की, डी क्यू बाई डी टी किया, आपने इसको इधर ही रहने दिया, क्यू सी दूसरी तरफ गया तो माइनस में गया, जब वो माइनस में गया तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो सी नीचे आ जाएगा, ई सी माइनस क्यू होगा, इस तरफ क्या बच रहा है, आर डी क्यू बाई डी टी। अब आप क्या करने वाले हो, थोड़ी सी चीजें अरेंज करोगे कि भाई क्या है कि ये ई सी माइनस क्यू, इसको अगर आप डिवाइडिंग फैक्टर क्रॉस करते हो तो ये डी क्यू के नीचे आ जाएगा, और आर को इधर ले जाओगे क्रॉस होके सी से मल्टीप्लाई कर देगा तो डी टी ऊपर आ जाएगा। यानी क्रॉसिंग करके ये शक्ल बना ली कि डी क्यू के डिवाइडिंग फैक्टर में क्या आ जाएगा, ई सी माइनस क्यू, और डी टी का डिवाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आर सी। सिंपल सा क्रॉस किया, बस चीजें अरेंज की हैं अब आपने। अब आप चूंकि टोटल की बात करना चाहते हैं तो इंटीग्रल ले लो, तो अब आपके पास डी क्यू ओवर ई सी माइनस क्यू आ जाएगा, बराबर आ जाएगा डी टी ओवर आर सी। अब मैं एक सपोजिशन लेता हूं, ई सी माइनस क्यू को एक्स मान लो, तो इधर से इसका अगर आप डी क्यू लेते तो वो माइनस डी क्यू आ जाता, तो माइनस बराबर आता डी एक्स के, तो माइनस डी क्यू को डी एक्स लगाना पड़ता। ये दोनों चीजें अगर मैं सब्सिट्यूट करता हूं यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, वो नेगेटिव साथ में था वो बाहर आ जाएगा, ई सी माइनस क्यू की जगह एक्स आ जाएगा, बराबर आ जाएगा डी टी ओवर आर सी के तौर पे। ठीक है, कोई नहीं, बस सपोजिशन की है आपने। तो अब आपके पास नीचे x है, ऊपर उसका डिफरेंशियल है, तो नेचुरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये अब आपके पास t का डिफरेंशियल इंटीग्रल से खत्म हो जाएगा, तो t ओवर आर सी के यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा। x मैं जानता हूँ सारे का सारा किसके बराबर है, ई सी माइनस क्यू, वो वैल्यू दोबारा प्लेस कर दी, तो इक्वेशन की ये शक्ल बन गई। अब k यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं एक बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ कि जब टाइम जीरो था तो q जीरो था, तो इसका मतलब जहां जहां इक्वेशन में t और q आ रहा है वो जीरो कर दो, तो आपके पास k किसके बराबर आ जाएगा, माइनस नेचुरल ई सी के, तो k की वैल्यू ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, वो k की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में प्लेस कर दी। अब नेचुरल वाले फैक्टर इकट्ठे कर लेते हैं, ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो, कैसे, नेगेटिव कॉमन ले लो इधर से, तो वो नेगेटिव दूसरी तरफ भी अपीयर हो जाएगा, या सादा लफ्जों में बोलो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, जो पॉजिटिव का था वो नेगेटिव का, जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का आ जाएगा। दोनों जैसे भी आपको इजी लगे आप समझ सकते हैं। अब चूंकि ये माइनस है तो नेचुरल को नेचुरल का प्रॉपर्टी होती है कि आप इसे डिवाइडिंग फैक्टर में लिख सकते हैं, तो ई सी माइनस क्यू ओवर ई सी आ जाएगा, ये माइनस में टी ओवर आर सी आ रहा है। अगर हम दोनों तरफ का एंटी लॉग लेते हैं तो आपके पास ये लॉग, एंटी लॉग लेने से नेचुरल खत्म हो जाएगा, जबकि ये एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी आ जाएगा, ई सी माइनस क्यू ओवर ई सी आ जाएगा। ये EC अगर आप क्रॉस करते तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता। अब आपके पास यहाँ पे EC माइनस क्यू बराबर EC ई की पावर T माइनस आर सी है, Q को इधर ही छोड़ दो, या कह लो Q नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो अरेंज करके लिख दिया मैंने, तो Q बराबर हो गया किसके, EC माइनस EC ई की पावर T माइनस आर सी। जस्ट अरेंजमेंट किया, इनको शफल किया, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट पे ले गया। तो अब इनमें से दोनों में से EC कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आपने EC कॉमन लेके लिख दिया। ये वो इक्वेशन आ गई जो आपके पास RC सर्किट में चार्ज के ग्रोथ बताएगी कि चार्ज किस फार्मूले से ग्रो करता है। अब इसमें अगर आप देखोगे T जीरो था, तो T जीरो करो इस इक्वेशन में, तो ये फैक्टर e की पावर जीरो हो जाएगा, जो कि 1 कंसीडर होगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो इसका ना शुरू में कोई चार्ज नहीं था। जब टाइम इन्फिनिट कर दोगे तो e की पावर इन्फिनिट जीरो हो जाएगा, तो EC आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम चार्ज, जिसे मैंने Q नॉट पढ़ा हुआ है। आपको याद है शुरू में मैंने समझाया था थ्योरेटिकली कि Q नॉट किसके बराबर है, EC के बराबर है। तो देखो मैथमेटिकली भी प्रूफ हो रहा है आपके पास कि Q नॉट मैक्सिमम चार्ज किसके बराबर आ
जाता है ईसी। ये ईसी वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी का बराबर हो गया था कैपेसिटर के, ठीक है। तो इसका मतलब ईसी की जगह रिप्लेसमेंट ली जा सकती है क्यू नॉट की। तो इसका मतलब इस टूल में ईसी की जगह मैं क्यू नॉट लगा देता हूं। तो इक्वेशन किस कुछ अच्छी सी शक्ल में आ चुकी है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी माइनस ओवर आर सी। यहां से ये जो आर सी है ये एक नई चीज बताता है जो कि मेरे कहलाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। अब इसमें ये जो आर सी फैक्टर है ये मुझे बताता है इसके यूनिट डायमेंशन क्या आएंगे, यानी आर और सी की डायमेंशन निकालो तो टाइम की डायमेंशन आएगी। तो इसका मतलब जब मैं लफ्ज आर सी बोलूं तो आपके जहन में आना चाहिए टाइम बताया जा रहा है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के तौर पे। तो टा बराबर हम किसके लिख देते हैं, आर सी के। अगर हम इसकी डेफिनेशन कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे ये वो टाइम है 1 आर सी। अगर कोई पूछे 1 आर सी कितना होगा तो आप बोलोगे ये वो टाइम है जब कैपेसिटर पे 63% चार्ज जमा हो चुकता है, यानी कुल चार्ज का 63% कैपेसिटर अपने पास ले चुका है। तो इसको जो वक्त लगेगा 63% जमा करने को जो वक्त लगेगा वो वक्त आपका 1 आरसी होगा। समझ आ गई? तो 1 आरसी समझ आ गया कि आरसी टाइम कितना होता है। तो 1 आरसी इज द टाइम जब 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो वो टाइम, दैट टाइम इज कॉल्ड 1 आरसी या 1 टाइम कांस्टेंट आप उसे बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर एक टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लें तो आरसी की जगह टी लगाया टा लगाया जा सकता है। तो टा टा से कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये 0.63 ऑफ क्यू नॉट आ जाएगा। अब इससे जो नतीजा अखज होता है वो क्या है कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो इसका मतलब चार्जिंग में देर लगेगी। तो आप बोलोगे आरसी टाइम बढ़ गया, ठीक है। अगर आपके पास इसका आपके पास यानी लिमिटिंग वैल्यू तक जाने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब आप बोलोगे आरसी लार्ज है तो आपके जहन में क्या आएगा कि कैपेसिटर को चार्ज होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। जब आप बोलोगे आरसी स्मॉल है तो क्या समझ आएगा, आप बोलोगे कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसका ना उसके रास्ते की रेजिस्टेंस कम या ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो डिले होगा तो हम बोलेंगे आरसी की वैल्यू बढ़ गई, यानी आरसी लार्ज हो गया। जब हम बोलेंगे आरसी स्मॉल है तो इसका ना रास्ते की रेजिस्टेंस कम है तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो इससे एक और चीज समझ आती है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस लगी ना हो तो कैपेसिटर तो फौरी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमें वो इसके जो राइज और फॉल का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक होगी बात? तो ये चीज आपने समझनी है। तो अब उम्मीद है आपको आरसी टाइम कांस्टेंट समझ आ चुका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे करंट की वैल्यू चाहिए कि भाई आपके पास आरसी सर्किट में करंट कैसे बिहेव करता है। तो टूल मुझे पता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी है। क्यू नॉट मैंने अभी आपको पढ़ाया ई सी के बराबर है, वो वैल्यू मैंने दोबारा प्लेस कर दी। अब मुझे पता है करंट कैसे होता है, तो क्यू बाई टी होता है तो डी क्यू बाई डी टी ले लेंगे, लेफ्ट साइड का भी डिफरेंशियल राइट साइड का भी डिफरेंशियल के लिहाज से। तो अब यहां से ई सी अंदर जरब खाएगा, 1 से भी जरब खाएगा, ई से भी वाले फैक्टर से भी जरब खाएगा। तो मैंने वो अंदर जरब दे के लिख दिया। अब ये डी वी बाई डी टी दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा, मैंने दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। डी क्यू ओवर डी टी को तो मैंने आई कह दिया है। अब ई ईएमएफ है, कांस्टेंट है, सी कैपेसिटेंस है, कांस्टेंट है। तो ये तो टाइम के लिहाज से वेरी नहीं कर रहे, तो इसका ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये फैक्टर बचा, इसमें ईसी अगेन कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल से बाहर आ जाएंगे, तो माइनस ईसी बाहर आ गया। ई की टी पावर माइनस आरसी का डिफरेंशियल लोगे तो एक दफा तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर पावर का डिफरेंशियल लोगे तो डी ओवर डी टी से कट जाएगा, -1 ओवर आर सी बच जाएगा। अब यहां से सी से कट जाएगा, ई ओवर आर बच गया आपके पास। और ई ओवर आर को देखो तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये टोटल करंट के बारे में आ जाएगा, आई नॉट के बारे में आ जाएगा। तो ये करंट का टूल आ गया जब कैपेसिटर आपका चार्जिंग पे चल रहा होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे टी जीरो रखो। जब आप टी जीरो रखोगे तो आप देखोगे करंट आई जीरो 1 आ जाएगा, तो आई नॉट, यानी इसका ना जब टाइम स्टार्ट होता है, फिजिक्स समझो कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हो मैक्सिमम करंट चलना शुरू करता है।
क्यों? क्योंकि उस वक्त कैपेसिटर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, चार्जेस जल्दी से जाके कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है, तो चार्जिंग स्लो होती जाती है, तो करंट की वैल्यू आहिस्ता शुरू में बड़ी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तेजी से करंट चलता है, फिर आहिस्ता 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 करंट की वैल्यू कम होती चली जाती है। अगर आप टाइम इनफाइनाइट कर दो तो आप देखो करंट जीरो हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया बैटरी के बराबर हुआ, तो तब करंट रुक जाएगा। तो इसका मतलब एक और भी है कि कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, तभी तो करंट जीरो हुआ, वरना अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो करंट जीरो नहीं होगा। तो इसका ना कुछ करंट तो कैपेसिटर तक पहुंचता रहेगा। तो इनफाइनाइट टाइम जब हो जाएगा तो कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, ठीक होगी बात, तो तब आपका करंट जीरो होगा। ये चीज समझनी है आपने, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर समझते हैं कि भाई कैपेसिटर के गिर्द आप जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, तो टूल हमें पता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी माइनस ओवर आर सी है। अब हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो दोनों तरफ C से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन की लेफ्ट को भी राइट को भी। तो Q नॉट तो मैं जानता हूँ EC होता है, C से कट जाएगा, Q बाई सी को हम VC कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ से अब आपके पास C से कट गया, तो बकिया टूल यही आ गया, E की पावर E इंटू 1 माइनस E की पावर T ओवर आर सी। अब अगेन आप टाइम जीरो प्लेस करो तो T जीरो होगा, तो 1 माइनस 1 जीरो। तो इसका ना शुरू में कैपेसिटर जब बिल्कुल आपने स्विच क्लोज किया, कैपेसिटर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब आपने टाइम इनफाइनाइट कर दिया तो कैपेसिटर पे ईएमएफ जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी आपके पास अब कैपेसिटर उतना पोटेंशियल डिफरेंस रखता है जितना ईएमएफ के पास होता है, बैटरी की ईएमएफ के बाद है, ठीक होगी बात। अब इसका ना पोटेंशियल डिफरेंस की भी वेरिएशन आपको समझ आ रही है कि शुरू में तो कैपेसिटर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक वक्त आएगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, तो उसको वो वक्त कितना लगेगा, दैट इज इनफाइनाइट टाइम। तो इनफाइनाइट टाइम में कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की कि भाई रजिस्टर में क्या होता है। तो रजिस्टर की अगर हम बात करें तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस रजिस्टर, तो वी आर का फार्मूला हम जानते हैं, आई इंटू आर, आई का फार्मूला मैंने बनाया था, ई ओवर आर ई की पावर माइनस टी ओवर आर, आर से कट जाएगा, तो ये टूल आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस रजिस्टर का। तो जस्ट आपने आई की वो वैल्यू जो भी हमने पहले कैलकुलेट की है वो इस जगह प्लेस की है। तो अब आपने आर से कैंसिल करके ई की पावर ई इंटू टी ओवर आर सी आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। अब आप टाइम जीरो रखोगे तो आप देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जितना, यानी जैसे ही अब आपके पास आप स्विच क्लोज करते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर कर रही होती है, यानी जो एनर्जी में फर्क आ रहा होता है वो किसकी वजह से आ रहा होता है, रजिस्टर की वजह से आ रहा होता है। तो जब टाइम इनफाइनाइट था तो आपकी बैटरी पोटेंशियल के रजिस्टर के गिर्द कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, करंट ही रुक गया, वहां पे तो करंट होगा ही नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि जब इनफाइनाइट टाइम होता है तो करंट रुक जाता है। तो इस क्योंकि पोटेंशियल आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होता है, चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे होते, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा रजिस्टर के गिर्द। तो खुलासा क्या हुआ, जब टाइम जीरो था तो रजिस्टर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कर रही थी, उस वक्त कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, जीरो। अब जब टाइम इनफाइनाइट हुआ तो रजिस्टर ने ड्रॉप जीरो कर दिया और कैपेसिटर का ड्रॉप क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ आ गई बात। तो खुलासा अब आपको समझ आ रहा है। तो आपको यह भी पता चला कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में और रजिस्टर में से जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। फिर किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखना चाहते हो सर्किट का, वो बैटरी के ईएमएफ जितना होगा, यानी कि किसी भी लम्हे एट एनी इंस्टेंट तो कैपेसिटर जितना पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा होगा, रजिस्टर जितना पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा होगा, दोनों को सम करेंगे तो वो बैटरी के ईएमएफ जितना आएगा। तो ये जो कहानी थी ये थी चार्जिंग की, कि भाई आपके पास जो आपने आरसी सर्किट में ग्रोथ ऑफ चार्ज या ग्रोथ ऑफ करंट को स्टडी किया। अब आगे चलते हैं जो हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग, सेम इसी कंसेप्ट पे है। अब इसका आपके ज़हन में क्या होना चाहिए कि आपने स्विच क्लोज किया हुआ था, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका था,
तो आपने स्विच को क्लोज कितनी देर तक रखा? आरसी टाइम से बहुत ज्यादा, यानी आरसी टाइम तो वो था ना जब 63% डिपॉजिट हुआ था, तो आपने काफी देर तक कैपेसिटर को स्विच को क्लोज रखा। अब इसका मान लेता हूं कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। तो जब ऐसा हो जाए तो स्विच पहले ए के साथ जुड़ा था, अब स्विच किसके साथ जोड़ देते हैं? बी के साथ जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें हमारी थॉट क्या है कि भाई स्विच किसके साथ जुड़ जाएगा? बी के साथ जुड़ जाएगा। तो जब स्विच बी के साथ जुड़ेगा तो इस दौरान कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब आप स्विच को बी के साथ जोड़ दो, ठीक है। जब स्विच बी के साथ जुड़ेगा तो सर्किट इस शक्ल में आ जाएगा आपके पास। तो अब इसमें क्या है कि आप जैसे ही स्विच को बी पे शिफ्ट करेंगे, कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो अब सर्किट में कोई ईएमएफ बैटरी नहीं नजर आ रही है आपको। तो जैसे ही स्विच क्लोज होगा, पॉजिटिव से चार्जेस जाना चाहेंगे नेगेटिव की तरफ, तो आपके पास करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज कम होता जाएगा तो सर्किट में से चलने वाला करंट भी कम होता चला जाएगा। तो ये तो फिजिक्स मैंने आपको शुरू में समझा दी कि जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे कैपेसिटर पर से चार्ज कम होगा, तो मानो कैपेसिटर से पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, तो सर्किट में करंट मैक्सिमम चलेगा। फिर जैसे जैसे कैपेसिटर से करंट कम होता चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, सर्किट में से करंट भी कम होता चला जाएगा। अब इस दौरान सर्किट में बैटरी कोई नहीं है, तो इसका मतलब सर्किट में ईएमएफ नहीं है। तो वो जो हमने इक्वेशन बनाई थी E इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी, शुरू में जब मैंने कैपेसिटर को चार्जिंग पे लगाया था तब ये इक्वेशन बनी थी। अब इसका मतलब करंट तो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ईएमएफ तो नहीं है। ईएमएफ की जगह क्या लगा दो? जीरो कर दो। आई आर, क्योंकि आपको रजिस्टर में से करंट दिख रहा है, क्यू बाई सी आपके पास है, तो यहां से अब आप आई की वैल्यू लगा दो, डी क्यू बाई डी टी कर दो। ये जीरो है, दूसरे तरफ क्यू बाई सी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब आप क्या करो कि अरेंज कर दो, क्यू डी क्यू के नीचे ले आओ, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ कर दो, तो माइनस डी टी ओवर आर सी डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा, सॉरी डी क्यू बाई क्यू आ जाएगा। अगर आप दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या होगा? तो अब आप लिखेंगे कि डी क्यू बाई क्यू आ जाएगा, और आप इसके बाद माइनस डी टी ओवर आर सी तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल डी से खत्म होकर टी बाई आर सी आ जाएगा। ये डी क्यू ऊपर है, नीचे उसका फंक्शन है, तो आप नेचुरल फॉर्म में लिख सकते हो। के यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आएगा, के इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे चाहिए तो आप क्या करोगे? टी जीरो कर दो। अब चूंकि ये डिस्चार्जिंग है, जब आपने स्विच को बी पे शिफ्ट किया था उस वक्त फुली चार्ज था कैपेसिटर, तो क्यू की जगह क्यू नॉट लगने वाला है। याद रखना, डिस्चार्जिंग में क्यू की जगह क्या आएगा? क्यू नॉट, क्योंकि जब आपने डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। तो अब आप जहां जहां टी आ रहा है जीरो कर दो, जहां जहां क्यू आ रहा है उसकी जगह क्यू नॉट कर दो, तो के बराबर आ जाएगा नेचुरल क्यू नॉट के। ये वैल्यू प्लेस हो जाएगी, नेचुरल वाले फैक्टर इकट्ठे कर दो, तो आपके पास चूंकि ये डिवाइड कर रहे हैं, इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, नेचुरल क्यू बाई क्यू नॉट बराबर आ जाएगा माइनस वन ओवर टी आर सी के, दोनों तरफ के एंटी लॉग ले लो। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं? क्यू ओवर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, तो अब क्यू नॉट इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू ओवर क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी आप मेंशन कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो जनाब, अब आपके पास चार्ज आ गया जो कैपेसिटर पे, आप कह सकते हो कि ये कैपेसिटर की डिके इक्वेशन है कि इस पैटर्न से कैपेसिटर से चार्ज कम हो रहा होगा, ठीक है, आरसी सर्किट में कह लो। तो इसमें कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे वो टाइम जब कैपेसिटर पे 37% चार्ज बाकी बच जाए, यानी कि कम होते 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 37 अभी बाकी है, जाया कितना हुआ? 63% जाया हुआ। तो वो मिकदार जब 37 बाकी है अभी, तो उस टाइम को हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये भी वो वहां मामला एक ही है, जब मैं चार्जिंग पढ़ा रहा था तो 63% डिपॉजिट हुआ था, तो अब अगर गौर करो तो 63% जाया हुआ है। यहां पे मैं लफ्ज क्या कह रहा हूं कि 37% ऑफ मैक्सिमम बाकी बच जाए, यानी क्यू नॉट से चले थे, जाया होते 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 0.37 ऑफ क्यू नॉट बाकी बच गया, यानी 63% अभी भी जाया हुआ है। तो जाया चार्जिंग, जब आप 1 आरसी का कंसेप्ट लोगे तो जमा भी
63% होगा, जाया भी 63% होगा। डेफिनेशन बनाने का तरीका अलग है। यहां पे हम सिर्फ उस जब दोनों डेफिनेशनें बनती हैं तो हम जिक्र किसका करते हैं, प्लेट के ऊपर मौजूद चार्ज की मिकदार का। वहां पे कहते हैं 63% डिपॉजिट हो गया, यहां पे कहते हैं 37% लेफ्ट हो गया, यानी अभी प्लेटों पे 37% बाकी है। तो ये चीज आपने इसे बोलना है, समझना है ऐसे। तो आप टूल में वैल्यू लगा दोगे, आरसी की जगह टा लगा दोगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आप 0.37 क्यू नॉट लगा लेंगे। सादा सा मैथ है इसका। अब अगर यहां से अगर हमें करंट की वैल्यू समझनी हो तो हम करंट को कैसे समझेंगे, तो हम कहेंगे भाई क्यू की वैल्यू तो हमें पता है, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी है, दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर देंगे, तो अब आपके पास ये करंट बन जाएगा। हम क्यू नॉट की वैल्यू ई सी जानते हैं, कांस्टेंट होने के नाते बाहर निकाल देंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशियल करेंगे, माइनस टी ओवर आर सी एक दफा बाहर आ जाएगा, सी सी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव भी उतरेगा साथ में, तो ई ओवर आर आ जाएगा, जिसे हम आई नॉट बोलते हैं। तो ये माइनस में आ रहा है क्योंकि अब डिक्रीज होगी, क्योंकि जब आपने स्विच क्लोज किया था तो करंट कम होना शुरू हुआ था, नेगेटिव साइन डिक्रीज को शो कर रहा है, तो माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी आ जाएगा। अब आप यहां से इस चीज को आपने रिपीट एक तरह से दोबारा लिखा गया, तो टी इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो अब आप क्या करने वाले हो कि भाई आपके पास इस इक्वेशन में टी 0 कर दो, तो आपके पास ई 0 आ जाएगा, ई 0 1 होता है, तो माइनस में, यानी जब कैपेसिटर स्विच क्लोज करेंगे डिस्चार्जिंग में, उस लम्हे मैक्सिमम करंट चलेगा। ठीक है, फिर जैसे टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपके पास करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आप टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे 0, तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम गुजर गया तो चार्ज बचना ही कुछ नहीं है, तो इस वक्त कोई करंट भी नहीं होगा आपके पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं जरा कैपेसिटर के गिर्द कैसे होगा। तो टूल हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब मैं जानता हूँ V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, दोनों तरफ C से डिवाइड कर देंगे, तो Q बाई सी को हम VC कह सकते हैं, क्यू नॉट ई सी के बराबर होता है, C से कट जाएगा, तो ये टूल आ गया आपके पास। अब अगर आप टी की वैल्यू 0 रखते हो तो आप कहोगे कि भाई वी सी बराबर आ जाएगा ईएमएफ के, यानी जब टाइम 0 था तो इसका मतलब उस वक्त कैपेसिटर फुली चार्ज था, इसका मतलब कैपेसिटर ने उतना पोटेंशियल डिफरेंस बनाया हुआ था जितना बैटरी ने बनाया हुआ था एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग स्टार्ट। तो उस वक्त कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रखेगा जो बैटरी के ईएमएफ जितना होगा। फिर जैसे टाइम इनफाइनाइट होगा, कैपेसिटर पे से चार्ज खत्म होता जाएगा, तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी खत्म होता चला जाएगा। फिर अगर आप रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो तो अब आप देखोगे उसमें आई आई की वैल्यू हमने अभी अभी बनाई थी, ई बाई आर ई की पावर टी, आर से कट जाएगा, तो अगेन जब टाइम 0 होगा तो आप बोलोगे कि उस वक्त मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किस पे क्रॉस हो रहा होगा, रजिस्टर के क्रॉस हो रहा होगा। और जब टाइम इनफाइनाइट आ जाएगा आपके पास तो रजिस्टर में से चूंकि करंट रुक जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका रुक जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा रजिस्टर के क्रॉस। अब अगला जो कंसेप्ट है, एनर्जी कैसे बिहेव करती है इस आरसी सर्किट में, तो टूल वही है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। हम जानते हैं एनर्जी का फार्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू की ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, तो आपके पास चूंकि स्क्वायर है तो इस फैक्टर का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो क्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर माइनस 2t ओवर आर सी आ जाएगा, बटे में 2c है। अब आप क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c को जरा अलग कर दो, इस फैक्टर को जरा अलग करके लिख दो, क्यू नॉट ओवर 2c को हम मैक्सिमम एनर्जी मान लेते हैं, तो इसका मतलब जो आपकी एनर्जी की वेरिएशन है वो इस टूल के साथ हो रही होती है, U इज इक्वल टू यू नॉट ई की पावर माइनस 2t ओवर आर सी। फिर जनाब अब आपके पास क्या पावर का जो कंसेप्ट आ जाता है डीसी सर्किट में। अब आप जानते हैं कि आपने क्या पढ़ा कि बैटरी ने वर्क किया था चार्जेस को चलाने के लिए। अब वो बैटरी का जो एनर्जी थी वो अब बैटरी की केमिकल एनर्जी थी जो बैटरी ने अपने कैरियर्स को दी। तो जितनी आपके पास पावर, जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी बैटरी, उतनी ही खर्च होगी। वो अब आपके पास इंटरनल एनर्जी वाया रेजिस्टेंस के थ्रू जाया होती जाएगी, क्योंकि जब आपने डिस्चार्जिंग करनी है तो वो एनर्जी रजिस्टर में से ही जानी है ना, तो रजिस्टर तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी डेसिपेशन रजिस्टर में ही होगी, कैपेसिटर में नहीं होती। कैपेसिटर सिर्फ एनर्जी को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। तो ये एक सादा सा कंसेप्ट है कि आपके पास जो पावर डेसिपेशन होती है डीसी सर्किट में वो सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस होती है, कैपेसिटर कोई एनर्जी लॉस नहीं करता, पावर डेसिपेशन में कोई किरदार नहीं है कैपेसिटर का। पावर डेसिपेशन में सिर्फ और सिर्फ किसका किरदार है, रजिस्टर का, कि रजिस्टर जो थर्मल एनर्जी की सूरत में हीट को डेसिपेट कर रहा होता है। तो ये चीज बस आपने ज़हन में रखनी है। तो जनाब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था
काफ़ी मैथमेटिक्स हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ ना आया हो, कोई किसी जगह पे डाउट हो, तो किसी जगह मैथमेटिक्स क्लियर ना हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।